बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपने लाइफ के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दोस्तों, हम प्रोनाउन का सीरीज शुरू कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन के फैक्ट्स और कंडीशंस तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। And now we are moving towards the major types of pronouns. Let's start our lecture. In this lecture, we will explore all the major types of personal pronouns in detail. We will start from the personal pronouns, that what are personal pronouns and how we will use personal pronouns in our language. And then we will move toward the two very important types of pronouns, the reflexive pronoun and intensive pronoun. And then we will move toward demonstrative pronouns, distributive pronouns, relative pronouns, reciprocal pronouns, and at last we will learn interrogative pronouns. And also there will be a quiz of 4 or 5 sentences at the end. प्रोनाउंस का पहला टाइप हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वो है जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। ये वो प्रोनाउंस है जो सिर्फ पर्सन्स के साथ ताल्लुक रखता है। इसका चीजों के साथ, आइडियाज के साथ और इमोशंस, फीलिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये 7 इन नंबर है और वो हमारे पास है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसमें आई और वी इसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू इसे सेकंड पर्सन कहा जाता है और ही, शी, इट, दे इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन वो है जो कलाम कर रहा है, बात कर रहा है, इसे स्पीकर भी कहा जाता है। सेकंड पर्सन जो है इसे लिसनर भी कहा जाता है, वो बंदा और वो पर्सन जो बात करने वाले को सुन रहा है। इसी तरह ही, शी, इट, दे ये हमारे पास थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन वो है जो बात करते वक्त मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है या उसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन में हमने कहा कि हमारे पास 2 पर्सनल प्रोनाउन है, एक है आई, दूसरा है वी। आई जो है ये सिंगुलर और एक स्पीकर के लिए यूज होता है और वी प्रोनाउन जो है ये 2 या 2 से ज्यादा स्पीकर्स के लिए यूज होता है। इसी तरह सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोनाउन है, यू। तो यू प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। यानी इसका मतलब ये है कि मुखातब ख्वाह हमारे पास एक बंदा हो या एक से ज्यादा, इसके लिए हम यू प्रोनाउन यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास थर्ड पर्सन में 4 पर्सनल प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, दे। ये चारों प्रोनाउन जो है इसमें ही मेस्कुलिन के लिए यूज होता है, शी फेमिनिन के लिए यूज होता है और इट जो है ये न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है। इसी तरह प्रोनाउन दे ये 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के लिए यूज होता है। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के जरिए इन 7 पर्सनल प्रोनाउंस को सीखने की कोशिश करते हैं। आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, ही इज यंग, शी इज यंग, दे आर यंग, इट इज यंग। इसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 7 पर्सनल प्रोनाउंस है, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू। जब हम इन 7 पर्सनल प्रोनाउंस के साथ द वर्ड सेल्फ, SELF या द वर्ड सेल्स, SELVES लगाते हैं तो इससे जो प्रोनाउंस बनते हैं इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्स का इजाफा किया। अब ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। इसका एग्जांपल हमारे पास है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को और डिटेल के साथ देख लें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जब भी सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है और वो एक्शन उस पे बजाते खुद अप्लाई होता है, उस पे बजाते खुद रिफ्लेक्ट होता है, तो इस किस्म के प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है आई हर्ट माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस में मैंने अपने आप को हर्ट किया और ये एक्शन मुझ पे बजाते खुद रिफ्लेक्ट हुआ, मुझ पे बजाते खुद अप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का एग्जांपल हुआ। अब हमारे पास है इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस वो है जिसके जरिए हम किसी भी सेंटेंस में ताकीद और एम्फेसिस पैदा करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है आई विल डू इट माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस में आई प्रोनाउन ने माई सेल्फ के जरिए ताकीद पैदा किया है कि ये काम मैं जरूर बेजरूर करूंगा। अब हम रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउंस का सिमिलरिटी और इनके डिफरेंसेस देखते हैं।
तो सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि हम जब भी द वर्ड सेल्फ या सेल्स पर्सनल प्रोनाउंस के साथ लगाते हैं तो इससे जो प्रोनाउंस बनते हैं तो इसे रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। और डिफरेंसेस इन दोनों में ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता और इंटेंसिव प्रोनाउंस के बगैर जुमला मुकम्मल हो सकता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है आई हर्ट माई सेल्फ। अगर हम इस सेंटेंस में से माई सेल्फ को हटा लें तो हमारे पास सिर्फ आई हर्ट रहता है और आई हर्ट जो है ये हमें पूरा सेंस और पूरा मीनिंग नहीं देता। ऑन द अदर हैंड इंटेंसिव प्रोनाउंस का हमारे पास एग्जांपल है कि आई विल डू इट माई सेल्फ। तो अगर इसमें से हम माई सेल्फ हटा ले बाकी का जुमला आई विल डू इट ये हमें पूरा सेंस देता है और पूरा मीनिंग देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिव प्रोनाउंस के बगैर जुमला मुकम्मल हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। पहले हम द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब देखते हैं कि ये किसे कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट लफ्ज जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब है टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। तो ये हमारे पास टोटली 4 वर्ड्स है, दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 वर्ड्स है और प्रोनाउंस में मोस्टली दिस और दैट यूज होते हैं। तो इसमें द वर्ड दिस उन चीजों के लिए यूज होता है जो स्पीकर के और बोलने वाले के करीब हो और दैट जो है ये उन चीजों और नाउन्स के लिए यूज होता है जो स्पीकर से दूर हो, जो बोलने वाले से दूर हो। दिस का हमारे पास एग्जांपल है दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो इस सेंटेंस में द वर्ड दिस इज जो है ये प्रेजेंट को पॉइंट आउट करता है, गिफ्ट को पॉइंट आउट करता है। इसका मतलब ये है कि ये गिफ्ट जो है ये स्पीकर के करीब पड़ा है। इसके अलावा अगर हम कहें कि दैट वाज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रेजेंट जो है ये स्पीकर के करीब नहीं बल्कि स्पीकर से दूर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लिसन इट केयरफुली, और वो ये है कि अगर हमारे पास 2 नाउन्स या 2 थिंग्स पहले से मेंशन हुए हो और इन दोनों नाउन्स को या इन दोनों चीज़ों को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के जरिए बयान कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो इस केस में दूसरे नंबर पर जो चीज़ मेंशन हुआ है वो द वर्ड दिस के जरिए हम रेफर करेंगे और पहले नंबर पर जो चीज़ मेंशन हुआ है वो द वर्ड दैट के जरिए हम रेफर करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो इससे ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाएगा। अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट। इस जुमले का मतलब ये है कि शराब और सिगरेट जो है ये दोनों नुकसानदेह है लेकिन सिगरेट कम नुकसानदेह है बनिस्बत शराब के। इसमें द वर्ड दिस जो है ये टोबैको को रेफर करता है, वो इसलिए कि टोबैको दूसरे नंबर पर आया है। द वर्ड दैट जो है ये अल्कोहल को रेफर करता है, वो इसलिए कि द वर्ड अल्कोहल पहले नंबर पर आया है। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से है और इसका मतलब है डिवाइड करना, तकसीम करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो एक वक्त में एक चीज को या एक पर्सन को रेफर करता है और ये हमारे पास सिर्फ 3 है, ईच, आइदर, नीदर। ये 3 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है जो एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज को या सिर्फ एक ही पर्सन को रेफर करता है। पहले हमारे पास है ईच। तो द वर्ड ईच जो है ये हम तब यूज करते हैं जब हम पूरे क्लास के बारे में या पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जांपल हमारे पास है ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज। तो इसमें हॉर्सेस का पूरा क्लास और पूरा ग्रुप बयान हुआ है कि हॉर्सेस का पूरा क्लास और पूरा ग्रुप जो है कि हॉर्सेस के इस ग्रुप में हर एक हॉर्स का और हर एक घोड़े की कीमत 5000 रुपये है। इसके बाद दूसरा हमारे पास आइदर है। तो आइदर हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास 2 नाउन्स या 2 थिंग्स हो और हम इन दोनों के किसी चीज के बारे में बताते हैं कि इन 2 बंदों ने फला काम किया, इन 2 बंदों ने खाना खाया, ये 2 बंदे स्कूल गए, ये 2 बंदे काम पर गए। तो इस हालत में द वर्ड आइदर हम यूज करेंगे। इसका एग्जांपल हमारे पास है आइदर अहमद और अली विल टेक हिज पोजीशन। तो इस सेंटेंस में अहमद, अली ये हमारे पास 2 नाउन्स है और हमने यहाँ पर द वर्ड आइदर इसलिए यूज किया कि इन दोनों में से या अहमद पोजीशन लेगा या अली पोजीशन लेगा। अब हमारे पास है नीदर। तो द वर्ड नीदर आइदर का अपोजिट है और ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। वहां पर हमने कहा कि इन 2 बंदों ने काम किया।
और यहाँ पर हम कहेंगे कि इन दो बंदों ने काम नहीं किया, या ये दो बंदे स्कूल नहीं गए, ये दो बंदे गैर हाजिर थे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है नीदर अहमद नार अली विल टेक हिज पोजीशन। तो इसमें हमने नीदर इसलिए यूज किया इसलिए कि इस सेंटेंस में अहमद और अली इन दोनों के लिए पोजीशन लेना मुश्किल है और इन दोनों की पोजीशन का कोई चांस नहीं। ये सब डिटेल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में था। अब हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस को डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम अच्छी तरीके से समझ ले। पहले इस एग्जाम्पल को देख ले। आई मेट अली, अली वॉज एब्सेंट यस्टरडे। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। और अब इस सेंटेंस को देख ले। आई मेट अली हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। तो ये दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के साथ कंपेयर कर ले। तो इसमें हमने दूसरे अली की जगह द वर्ड हु को यूज किया। यहाँ पर द वर्ड हु जो है इट परफॉर्म्ड टू मेन फंक्शंस। पहला फंक्शन इसका ये है कि ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ, और दूसरी बात यह है कि इसने दो सेंटेंसेस को और दो स्टेटमेंट्स को मिलाया। एक हमारे पास है आई मेट अली और दूसरा हमारे पास है वाज एब्सेंट यस्टरडे। ये दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और ये दोनों द वर्ड हु के जरिए मिले हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर द वर्ड हु एज अ कंजंक्शन यूज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि द वर्ड हु जो है इसने दो फंक्शंस परफॉर्म किए। एज अ प्रोनाउन भी यूज हुआ और एज अ कंजंक्शन भी यूज हुआ। इसलिए द वर्ड हु को हम कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। कंजंक्टिव कंजंक्शन से है और प्रोनाउन प्रोनाउन से। और इस कंजंक्टिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। वो इसलिए कि ये पहले वाले अली को रिलेट करता है और पहले वाले अली को रेफर करता है, उसे बयान करता है, उसके बारे में हमें नॉलेज देता है। हु, विच, दैट, ये तीनों हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब हमारे पास है रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। यहाँ पर द वर्ड रिसिप्रोकल यूज हुआ है। द वर्ड रिसिप्रोकल का मतलब ये है कि डन इन रिटर्न आर द एक्शन परफॉर्म्ड इन रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जवाबी कारकर्दगी और जवाबी कार्रवाई। तो रिसिप्रोकल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो हमें पर्सन्स या थिंग्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बताता है, और साथ साथ वो दोनों पर्सन्स या वो दोनों चीजें एक दूसरे पर जो एक्शन और रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज देता है। इंग्लिश लैंग्वेज में रिसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास सिर्फ दो है। एक है ईच अदर और दूसरा है वन एनदर। ईच अदर का हमारे पास एग्जाम्पल है वी हेल्प ईच अदर अ लॉट। तो इस सेंटेंस में हेल्प करना ये एक एक्शन है जो एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट वे में परफॉर्म होता है, इसलिए हमने यहाँ पर द वर्ड ईच अदर यूज किया। और वन एनदर का हमारे पास एग्जाम्पल है कि अहमद एंड अली आर ब्लेमिंग वन एनदर। तो इस सेंटेंस में द वर्ड ब्लेमिंग ये हमारे पास एक्शन है जो अहमद और अली एक दूसरे पर अपोजिट और इक्वल वे में परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वन एनदर यूज किया। जिस तरह हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिसिप्रोकल प्रोनाउंस में भी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इक्वल और अपोजिट वे में होगा। जिस तरह एक्शन होगा ऐसा ही इसका रिएक्शन होगा। अब बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ईच अदर और वन एनदर ये दोनों रिसिप्रोकल प्रोनाउंस है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो ईच अदर और वन एनदर में मेन डिफरेंस ये है कि द वर्ड ईच अदर जो है वो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं और द वर्ड वन एनदर जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ गए, एक है इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल। इनफॉर्मल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हम आम मामूल में यूज करते हैं और फॉर्मल लैंग्वेज वो है जो हम एकेडमिक्स में, राइटिंग्स में और ऑफिस में यूज करते हैं। और दूसरा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि द वर्ड ईच अदर जो है ये हम सिर्फ दो चीजों के लिए और दो पर्सन के लिए यूज करेंगे, और द वर्ड वन एनदर जो है ये हम दो से ज्यादा पर्सन्स के लिए यूज करेंगे। लेकिन सारे ग्रामेरियन इस दूसरे डिफरेंस के साथ मुत्तफिक नहीं है। कुछ कहते हैं कि हम ये दोनों वर्ड्स दो या दो से ज्यादा अल्फाज के लिए यूज कर सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ईच अदर हम दो पर्सन्स के लिए यूज करेंगे और वन एनदर हम दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के लिए यूज करेंगे। तो ये था हमारे पास रिसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो है जिसके जरिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके जरिए हम सवाल पूछते हैं। ये हमारे पास सिर्फ तीन है, हु, व्हाट, विच।
द वर्ड हु जो है इसके फिर 3 फॉर्म्स है। एक हमारे पास है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, दूसरा केस हमारे पास है पोजेसिव और तीसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव केस। तो सब्जेक्ट की जगह ये द वर्ड हु यूज होगा और पोसेसिव की जगह ये द वर्ड हुज यूज होगा और ऑब्जेक्ट की जगह ये द वर्ड हुम यूज होगा। इन तीनों केसेस के हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। पहले सब्जेक्टिव फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं, हु वेंट टू द पार्क। तो इस सेंटेंस में द वर्ड हु जो है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। और पोजेसिव केस का एग्जांपल हमारे पास है कि हुज इज दिस बुक। तो इसमें द वर्ड हुज जो है ये एज अ पोजेसिव यूज हुआ है कि ये बुक ये किसकी मलकियत है, किसकी पोजीशन है। ऑब्जेक्टिव केस का हमारे पास एग्जांपल है whom did you see। तो इस सेंटेंस में द वर्ड whom जो है ये एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। इसके अलावा हमारे पास द वर्ड which और द वर्ड what। ये बात याद रखें कि ये दोनों प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वाक़या हो सकती है, लेकिन एज अ पोजेसिव फॉर्म वाक़या नहीं हो सकती। अब हम द वर्ड who, which और what के यूज को देखते हैं कि ये हम लिविंग्स के लिए यूज कर सकते हैं या नॉन लिविंग्स के लिए। पहला लफ्ज हमारे पास है हु, ये हम सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है कि हु वेंट टू द पार्क। तो इस सेंटेंस में द वर्ड हु जो है ये पर्सन्स को रेफर करता है। इसके बाद हमारे पास है द वर्ड विच। तो ये प्रोनाउन हम पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। पर्सन का हमारे पास एग्जांपल है विच इज योर फ्रेंड। तो इसमें द वर्ड विच पर्सन के लिए यूज हुआ है। और थिंग का हमारे पास एग्जांपल है विच आर योर बुक्स। तो इस सेंटेंस में द वर्ड विच जो है ये बुक्स को रेफर करता है और बुक्स हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। इसके बाद हमारे पास व्हाट है। तो व्हाट हम सिर्फ थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाट इज स्वीटर देन हनी। तो इस एग्जांपल में द वर्ड व्हाट जो है ये थिंग के लिए यूज हुआ है। Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given on the screen. You have to find out the pronouns in these sentences, that these pronouns belongs to which category of pronoun, and leave your answer in comments. If there is any question related to English grammar or English literature, you can ask it through comments. And at last, take care of yourself. Thank you. Khuda Hafiz.